प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को फोकस करके नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि सिर्फ पीवाईक्यू के ही बेसिस पे मैं प्रिपरेशन करके जाऊंगा तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि फ्यूचर कैसे आने वाला है। वो क्लासिक केस हुआ है इस साल आपके साथ में। ट्रस्ट मी, दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड आंसर राइटिंग। फॉर्मूला बेस्ड मींस डायमेंशंस व्हेन यू आर जनरेटिंग एंड यू वांट टू राइट दोस डायमेंशंस इन 1 or 2 lines only. So unless and until you have this formula based, keyword based way of answer writing, I don't think so we can handle this year's paper 3. ये जो चेंजिंग इन पैटर्न है, पहले क्या होता था कि आप देखते थे कि या तो पूरा ही पेपर डिफिकल्ट आता था, मतलब पूरा जीएस डिफिकल्ट है, या पूरा ही जीएस इजी है, कि कुछ पेपर डिफिकल्ट आए हैं, रिलेटिवली मोर इंटेलेक्चुअल डिमांड कर रहे हैं, और कुछ बहुत सिंपल आए हैं। इफ वी कंपेयर दीज टू, फॉर एग्जांपल जीएस 3 जो है वो रिलेटिवली इजी है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। चलो विल स्टार्ट टुडे सेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन इज कि आप सब मेरे पॉकेट नोट्स के बच्चे हो, तो मुझे यही देखना था कि पॉकेट नोट्स का सिग्निफिकेंस क्या रहा एग्जाम में। मुझे इतनी सारी मेहनत की थी, आपने इतना सारा ट्रस्ट किया था, किन किन क्वेश्चंस में हम वो पॉकेट नोट्स लगा सकते हैं। एक पार्ट ये होगा, ये मैं सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा, बट जो फर्स्ट पार्ट है इनिशियल 15-20 मिनट्स आई वांट टू एनालाइज जीएस पेपर। कि जो जीएस के पेपर है 1 2 3 4, 2 और 3 मैं आज डिस्कस करूंगा, 1 और 4 बाद में डिस्कस करेंगे, 4 रूपल मैम करेंगे, 1 के कुछ सेक्शंस मैं करूंगा, बाकी कोई और फैकल्टी करेंगे। सो ये जो चेंजिंग इन पैटर्न है, पहले क्या होता था कि आप देखते थे कि या तो पूरा ही पेपर डिफिकल्ट आता था, मतलब पूरा जीएस डिफिकल्ट है, या पूरा ही जीएस इजी है। इफ वी गो बैक टू 2019 एंड 20, लेट मी गिव वन एग्जांपल। उस टाइम पे जीएस का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, तो सारे डिफिकल्ट थे। जीएस 1 डिफिकल्ट था, जीएस 2 डिफिकल्ट था, 3 था, 4 था, एक्सेट्रा। अब जो हुआ है वो थोड़ा उल्टा हुआ है कि कुछ पेपर डिफिकल्ट आए हैं, रिलेटिवली मोर इंटेलेक्चुअल डिमांड कर रहे हैं, और कुछ बहुत सिंपल आए हैं। इफ वी कंपेयर दीज टू, फॉर एग्जांपल जीएस 3 जो है वो रिलेटिवली इजी है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। कि अगर मैं इन जीएस 3 के क्वेश्चंस को देखूं तो वो नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस पूछ रहा है, टेररिज्म के चैलेंजेस पूछ रहा है, एलडब्ल्यूई के चैलेंजेस पूछ रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पूछ रहा है। तो रिलेटिवली 4-5 सालों के कंपैरिजन में जीएस 3 इजी था। ऐसा नहीं है एकदम सारे क्वेश्चंस इजी थे, 1-2 क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट रहेंगे। बट जो हम पहले एक पैटर्न बना के चलते हैं कि यार 20 क्वेश्चन में से करीब-करीब 12-13 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, और 5-7 क्वेश्चन होंगे जो अपने को नहीं आते होंगे, वो नोशन जीएस 3 में फेल हो गया। जीएस 3 में इस बार 20 में से 16, 17, 18 क्वेश्चंस अपने को ठीक-ठाक से लेवल पे आते। बट जीएस 2 में वो गेम नहीं था। जीएस 2 में इस बार यूपीएससी ने हल्के से क्वेश्चंस चेंज किए हैं, जीएस 1 में चेंज किए हैं, ज्योग्राफी हेवी जीएस 1 बनाया है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम सारे सब्जेक्ट्स को फोकस करके नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि सिर्फ पीवाईक्यू के ही बेसिस पे मैं प्रिपरेशन करके जाऊंगा तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि फ्यूचर कैसे आने वाला है। वो क्लासिक केस हुआ है इस साल आपके साथ में। जीएस 1 में इतनी सारी ज्योग्राफी पूछी गई है, जीएस 2 को इतने इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, और जीएस 3 को इतना सिंपल बना दिया। सो उसमें बहुत सारे बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाता है, बिकॉज या तो हम बहुत नॉलेज वाला पूछते हैं या बहुत सिंपल पूछते हैं। जैसा आपने पॉकेट नोट्स में देखा होगा कि जब मैं वो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करा रहा हूँ उस पॉकेट नोट्स के अंदर, अगर मैं यहाँ जाके आपको ये बता रहा हूँ, लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल, कि अगर मैं यहाँ जाके आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपको ये इंडिया का मैप बना सकते हो, आप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बता सकते हो, आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 1-2 एग्जांपल्स हैं, कुछ 1-2 केस स्टडीज बता सकते हो, आप एक फॉर्मूला बना सकते हो और अच्छे कीवर्ड्स। तो अगर आप इन चीजों को जीएस 3 में नहीं डालोगे, जीएस 2 में हम बच सकते थे। देखो इस साल कि अगर मैं बहुत सारा वैल्यू ऐड नहीं भी करता जीएस 2 में, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इंटेलेक्चुअल था, मोर डिमांड कर रहा था नॉलेज की। लेकिन अगर जीएस 3 की मैं बात करूं तो भाई वो तो सबको आता है। आप जीएस 3 के क्वेश्चंस उठाओगे, अगर मैं आपको जीएस 3 के क्वेश्चंस दिखाऊं तो आपको लगता है ये, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, 1 से ही शुरू कर लेता है। एचडीआई और आईएचडीआई कंसीडर्ड एज एन इनइक्वालिटी एडजस्टेड, तो ये स्टैटिक वाला है। एक क्वेश्चन यूपीएससी स्टैटिक का पूछता ही है, जो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा होता है। जूम नहीं होगा। फिर व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी व्हेन वर्ल्ड इज मूविंग, ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक की टेम्पलेट भी लग जाएगा इसमें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। इसके अंदर वही कंपोनेंट्स बताने हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न होता क्यों है, क्रॉप चेंजेस होते क्यों हैं, फार्मर आज ये ग्रो कर रहा है, कल वो क्यों ग्रो करेगा। तो पॉइंट्स इसके भी बहुत सिंपल है, मतलब पॉइंट जनरेशन विल नॉट बी ए इशू, बिकॉज क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन, और 10 मार्कर पूछा है। कितने पॉइंट जनरेट कर लोगे आप? 6 लिख लोगे, 7 लिख लोगे, 8 लोगे, 9 लिख लोगे, बहुत सब कुछ है तो 10 लिख लोगे। बट क्या मैं सिर्फ 10 लेम पॉइंट्स लिख के एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसमें नंबर आ जाएंगे? वो नहीं आएगी, बिकॉज हर कोई वही लिखने वाला है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्या है? गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इरिगेशन की एश्योर्ड फैसिलिटी है कि नहीं, इनपुट मतलब सीड्स फर्टिलाइजर्स टाइमली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर मार्केट बनने के बाद क्या करोगे?
मार्केट का एक्सेस है कि नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी है कि नहीं है, तो वो तो हर कोई यही पॉइंट लेके आने वाला है ना। अब मैं अगर इसको फिनिश भी कर लूँ कि ये वाला पार्ट मैंने बता दिया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, एलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके भी पॉइंट्स वही होंगे जो ऊपर लिखे हैं। इसमें भी यही पॉइंट डालना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज है कि नहीं है, इनपुट सब्सिडीज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, एपीएमसी ढंग से सेटअप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो अगर मैं सिर्फ पॉइंट जनरेशन के लेवल पे जाऊं कि बस मैं सिर्फ पॉइंट जनरेट कर दूं और मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, वो अब नहीं मिलेंगे। इस बार के पेपर में रिलेटिवली 2 तरीके के मार्क्स आएँगे, जैसा पहले जीएस 1 में होता था, कि या तो आप 105, 110 पे अटकते थे या आप 80, 85, 90 पे अटकते थे। 10 से 15 नंबर का डिफरेंस होता है जीएस 1 में, ज़्यादातर सेलेक्टेड बच्चों का। वैसा अब आपको जीएस 3 में इस बार ड्रास्टिकली दिख जाएगा, जीएस 2 में भी दिख जाएगा। अगर मैं जीएस 2 में जा रहा हूँ, तो जीएस 2 के अंदर जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं, काफ़ी नॉलेज डिमांड करते हैं आपको, कि अगर वो करोगे नहीं आप, अगर नॉलेज बेस आपका अच्छा नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। तो जीएस 2 इज़ नॉलेज हैवी, जो इस अगली बार पलट पलट सकता है, चेंज हो सकता है। कि जीएस2 के अंदर अपन सिंपल पूछ लें और जीएस3 को डिफिकल्ट कर लें। ये जो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है, इसकी तो आपको मास्टरी करनी ही करनी पड़ेगी। अब किन-किन क्वेश्चंस पे टेम्पलेट लग सकता है, जो टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग हम कराते हैं, आपने देखा होगा, नहीं है तो यूट्यूब पे देख लेना आप। तो कितने क्वेश्चंस में टेम्पलेट लग सकता था, वो मैंने साइड में करके यहाँ पे बना दिया है। वो मैं इसी में डाल दूँगा या टेलीग्राम के मेन चैनल पे हम डाल देंगे, आप यहाँ से समझ लेना। अब ये क्वेश्चन है कि एलडब्ल्यूई का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टेटेड एलडब्ल्यूई विल बी एलिमिनेटेड बाय 2026, एक्सपेक्टेड था, अपन ने पढ़ा था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलडब्ल्यूई एंड हाउ आर द पीपल अफेक्टेड बाय इट, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। इतना सिंपल सरल क्वेश्चन आया है ये, कि हर कोई इसमें एवरेज आंसर लिख लेगा। तो बात कहाँ आके अटकेगी? बात आके अटकेगी कि जब आप एलडब्ल्यूई का डिस्ट्रिक्ट्स के डिक्रीज, अगर आप आदित्य शर्मा एक बच्चा था 70 रैंक वाला, अगर आप टॉपर्स की पीवाई के हैंड रिटन आंसर्स देखेंगे, तो वहाँ आपको मिलेगा कि अगर वो छोटे-छोटे माइक्रो डायग्राम्स अगर हम बनाते हैं, वहाँ से हम एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड लेके जाते हैं। अगर मैं इसको जीएस3 को देखता हूँ कि क्या अपन ने पॉकेट नोट्स में से कुछ इसमें आपको प्रोवाइड कराया था क्या? देखें क्या? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू टेररिज्म एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक वी गिव, that this is how the 70% decline in LWE license violence. Earlier it was 125 districts, now we have 38 districts, now further decrease. This is one more diagram where in 2013 how many districts were there, now how many districts are there. Then we have certain communities which are set up, because when the question is asking, the measures have been taken. So whatever measures that we have taken need to be substantiated with certain government committees or schemes. So 2 or 3 extra schemes, and then we have a good case study ka model, and then we have a classic formula, a formula where not only keywords are discussed. That is what we discuss in the class, that we can have different types of formulas, where rather than having only keyword based formulas, we can have a graph based formula. So this is what the graph based formulas. Earlier these many districts are there, these many districts are here, decline in the LW related death 85% equals to armed chaos to demographic dialogue. And then we have certain keywords that we give. So this is the extra value addition which we are talking about. This is the QEP value addition which you have to do. Similarly, when we are talking about the previous question, for example, terrorism. Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. So this is the recent examples map which we give. That in these many the new terrorist attacks which took place. So this is what the value addition which you have to do. And that we have given, you must have read all these things. You must be having the hard copy of all these pocket notes, which most probably was delivered before mains exam. So because making QEP notes was done by majorly my students only. Those QEP students which were earlier a part of my mentorship programs and other things, Target 500 batches, and UPPCS kids also now preparing for UPSC. Here we have certain case studies and certain initiatives which you have to give, and the formula. Trust me, this is the formula based answer writing. Formula based means dimensions when you are generating, and you want to write those dimensions in 1 or 2 lines only. So unless and until you have this formula based, keyword based way of answer writing, I don't think so we can handle this year's paper 3, because majority of the candidates are able to write something in paper 3. So it's now a game of more and more enrichment or value addition. Earlier, value addition was required if you want to score 450 plus. Now, even if you want to score 415, 420, 430, because the paper is so simple. So if a paper is so simple, unless and until you fetch 90 plus in GS3, you cannot score more than 420, 430. If you are stuck in 50, 60 marks in GS3 or maybe less than 100 marks in GS2, so your total cumulative score of GS will not be more than 420, 430. And unless you have 420, 430 marks, you need to score above average in all the other papers, in interview also, in optional also, in essay also. So this value addition is very, very much required in all the papers.
You have it in your hand. These pocket notes, they are a recipe of scoring actually 420, 430 marks. If we go to few other questions, let's go to few other questions. Now, this is what the benefit of the new technology, that is drone. Various committees and case studies that we have mentioned. We can also value it like this: 3C plus integrated approach equals to Surakshit Bharat. Coming back to one more question, for example, the question is about the discuss the rationale of PLI scheme. This PLI scheme actually we have given in the Karma Yogi, the test series every day in which you have to write, which is part of QP actually. So discuss the rationale of the PLI scheme. What are its achievement? In what way can the functioning and outcomes of the scheme be improved? So here, what we need to apply? We need to apply the challenges template. That is, PITS, your macroeconomic needs to be applied. This is what the challenges are, or the opposite of which can be applied to the achievements. Dekho, the question is about what are the achievements of PLI. So when you are mentioning the benefits of PLI or the achievements, we cannot just repeat the point which you have mentioned, that discuss the rationale of PLI. A PLI rationale, you can remember it through Make in India. So we can mention key, we need to increase the employment, increase the manufacturing base of the heart, domestic production needs to be increased, export needs to be improved, increased, domestic value addition needs to be increased. When we are talking about its achievement, then it cannot be just the opposite of this. You have to add more dimensions into it. So this is where the template plays a major role. I have taken a lot of videos how to make templates. So you can go to the YouTube and find out templates by MK Yadav. I think mil jayega. So template application in central and UP schemes and all this is, I think you can find a lot of places of template. GS3 ke sare questions through templates. So if you will go, you can actually see a lot of videos on how to use templates, because we need to generate more points and faster points. If you will go to the other handwritten answers of toppers, our books of toppers notes, if you have liked this QEP pocket notes, at least go through the toppers handwritten notes. They're a classic way through which toppers are writing the answers. Then if we go to, for example, examine the factors responsible for depleting the groundwater in India, what are the steps taken to mitigate such depletion? So this is where the per capita availability of water, comparing India with world, irrigation water productivity. This is the value addition which you have to do. And of course, you cannot draw it, but just water droplet can be drawn. And then certain committees which you have to mention, certain case studies which you have to mention. And then the formula should be there, that the traditional technology and community culture should be there, so that the grassroots guardianship can be ensured. Plus modern methods and policy push should be there, so that smart statecraft can be ensured, equals to Jal Niti and Jagrati. And then we have certain keywords. Unless and until you use these keywords, and you have already bought it. So this PDF I'm going to share with you, that in these questions you could have applied the pocket notes. I think so. First, you should go through the questions. Nobody, no student, or I haven't seen in my 7 years experience of UPSC mentorship, that anybody who cleared the exam only because of the faculties. So unless and until you put in efforts, we give you the direction, it's very challenging. It is going to take a lot of years. So my homework to you guys is go through all these. Yeah. Yeah. Go through all these questions. If you are an existing QEP student, try to apply template into it. Compares, it means writing it down. Compare what you have written with this PDF. I'm going to share this PDF with you guys. Compare what you have written with GS2 templates. And then when you are going through all these things, try to add. You must be having in the pocket notes page number. Try to add, and this question you can add this page number content. And then compare that it with this. It is going to take your 1 day, but trust me, that is going to give you the confidence. With single 100 topics, 120 topics of one booklet can actually help you to score 10, 15 marks in every paper, extra marks, because these are straight away questions. If the question is about examining the scope of food processing industries in India, this is a PYK every year. Almost 95% of the students must have covered it.
So it's not only a game of paper completion. It's a game of what value addition you can do. Scope of food processing. Elaborate the measures taken by government in food processing. At least 3-4 times UPSC has asked this question. So do you really think that it is only a case of just writing it down? So agro-based processing, some small micro diagrams you can mention, some committees you have to mention, some formulas, quality formulas, a Netherlands-based case study, Thailand-based case study, some keywords that you have to write. So unless and until you apply these things, very difficult actually are to fetch extra marks. And you already have these booklets. So try to make maximum use from these booklets, because this is what the summary of the QP. If you're not able to understand these booklets, then it is a different case. But if you're able to understand these booklets, then I think, for example, this is semiconductor. So semiconductor related various diagrams which we have drawn. It's increasing share which we have mentioned. Some committees which we have mentioned. Some micro diagram which we have given, that from import dependence to semiconductor sovereignty. A straight away question has been asked, semiconductor manufacturing in India. So a straight away formula that we have given. So these things, I'll speak in Hindi just for one sentence. क्योंकि क्वेश्चन भी सेमीकंडक्टर का आया है, चैलेंजेस फेस बाय सेमीकंडक्टर, चैलेंजेस फेस में अपन मैक्रो इकोनॉमिक लगा ही लेंगे ना. मेंशन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सेमीकंडक्टर मिशन, तो उसमें जो पॉलिसी स्कीम्स वाला पार्ट लगाया, उसकी जो टेम्पलेट ABCD वाला था, उसके पार्ट लगाएंगे. तो जब तक हम टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग नहीं करेंगे और ये वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप ये हाथ बना के मैप बना दोगे. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम नॉर्मल भी दिखा सकते हैं, ये सिर्फ रिकॉलेबिलिटी के लिए है बस. बट हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं, एंड फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंस टू सेमीकंडक्टर सॉवरेनिटी. दैट्स 0.25 मार्क्स वैल्यू एडिशन. ये आपको एक्स्ट्रा 0.25 मार्क्स दिलाएगा. ये अपने को चाहिए. दिस इज व्हाट वी नीड. सो इन ऑल दीज क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क ये दे रहा हूं. मिनरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन आया है, ये मिनरल रिसोर्सेज का डायग्राम, कमिटी है, केस स्टडी है, फॉर्मूला, इंडियाज रिव्यू क्या क्या है, पंचमृत, क्लाइमेट कमिटी, अंडर पेरिस क्लाइमेट डील दैट वी हैव. सो जब तक अपन भाई इस unless and until we change our learning pedagogy according to the value, directly we cannot do the value addition. Of course we have to finish basics, but ek bar once the basics are clear, you must have covered, maybe you have gone through your foundation classes. If you haven't taken foundation, at least some basic knowledge that you have. After that knowledge, QP like things can help you out. And once you have QP, the way of pedagogy of QP you understand, then by default, naturally, these value additions will come in your mind. That is so better that you have taken QP pocket notes. But by default, value additions will come. What are the major challenges to the internal security in peace process in Northeast? Map the various peace accords and agreements that we have. Already बना के दिया है ये. अब समझो कि how much efforts we have put in actually to predict the topics. So these kind of things needs to be predicted in the exam. अगर एक बार ये prediction हो जाता, then things are simple. This is what we have studied just 1 hour before the exam. This pocket notes you need to study 4-5 times, and this is going to help you just 30 minutes पहले आप revise कर रहे हो इसको. 1 or 2 case studies, certain initiatives are there, and then the formulas are there. ये वो 0.25 marks का extra value addition है जो हमें हमेशा you should be in search of these value additions. So if you already have pocket, इसी पे value add कर लो आप. मतलब you once you actually have gone through this year's question paper and pocket notes, I need your testimonies. अगर आपको पसंद आ रहा है वो, तो भाई थोड़ा appreciate तो हम भी कर सकते हैं, because again next year we have to come up with such content that requires a lot of effort. Students actually work till 4 AM, 4:30, 4:39 AM के messages हैं मेरे पास. So they actually have worked 7-8 times, 7-8 days continuously. For example, the question is, why is the maritime security vital to protect India's sea trade? This is what the diagram of coastal security. So वो आपको एक micro diagram बनाना ही पड़ेगा. These are the various case studies, initiatives. This is what the formula is there. These are the keywords. So predict करना again is a very challenging game. So if you have light pocket notes, थोड़ा बहुत testimonial भेज देना भाई. कहाँ भेजोगे ये तो आपको मैसेज आया होगा ना, just WhatsApp पे वहाँ पे भेज देना. रिटर्न भेजना है, वीडियो भेजना है, वो आपकी मर्जी है. बट थोड़ा पॉजिटिव बनते हैं, मतलब अगर है तो भेज देते हैं, मर्जी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. बट पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको और हमें दोनों को ही कुछ कुछ अप्रिसिएशन चाहिए होता है.
ठीक है, ये GS3 था। सिमिलरली वी हैव फॉर GS2। आ जाते हैं, 2-3 GS2 देख लेते हैं। दिस इज व्हाट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज देयर। एग्रोक्लाइमेटिक, एग्रीटेक क्या-क्या है, फॉर्मूलाज क्या-क्या हैं, ये यही सारा वैल्यू एडिशन आपको चाहिए होगा। देखें कुछ पेपर 2 में देखें। Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. So low income, low savings and all the value addition, the vicious cycle that we have. Certain committees and the formulas, poverty elimination to prosperity magnification. अच्छा कीवर्ड मतलब from and to वाला. Mentioning 3 SDGs in a single diagram. SDG 1, 3 and 4. Multidimensional poverty global से कम है इंडिया में। तो अब अगर हम ये वैल्यू एडिशन आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो ये बच्चों ने ही बनाया, वही क्यूईपी के बच्चे हैं जिन्होंने ये बनाया। My team was not involved in this. Only the students have created it. Of course, it was a paid assignment, but yes, only the students, but only our QP students only. They have value added on these things. तो पहले टॉपिक लिस्टिंग हुआ था, टॉपिक अप्रूव हुए थे, उसके आगे आगे चला था कि इस टॉपिक में क्या वैल्यू एडिशन हुआ था। बहुत मेहनत के बाद बच्चों ने ये कंटेंट बनाया था, बट इट्स वर्थ इट। नाउ एज वी नो, हाइंडसाइड में जाके देख रहे हैं आप सब, तो क्योंकि अगर मैं किसी बाहर के बच्चे को ये बताऊंगा, इफ सम आउटसाइडर आई विल से ऑन हियर एंड देयर, दे विल से नो नो नो, हाउ कैन अ क्वेश्चन, हाउ कैन such quality of validation can be provided before exam? Post exam you can provide, but before exam providing is considered usually as suspicious. But this is what the quality which we were able to predict. Of course हर क्वेश्चन में प्रेडिक्शन मुश्किल रहता है, बट आपको ये 5 बार पढ़ना है। वो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी स्टार्टेड द IAS, सो जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स निकले थे, बिकॉज़ उस टाइम पे भी प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग था, अब भी प्रेडिक्ट करना चैलेंजिंग है। अभी वाले टॉपर्स अगर मैं बताऊँ तो आदित्य शर्मा हैं, गौरव बडानिया हैं, ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, मृदुल शिवहरे हैं, सिम्मी करण है, ऋतिका है, सेकंड था बट वो शी इज़ आल्सो द यंगेस्ट IAS। वो क्यूईपी 6-6 बार 7-7 बार पढ़ के जाते थे। क्यूईपी के जो नोट्स, क्यूईपी इज़ वीडियो कोर्स, उसके जो नोट्स हैं, दे स्टडीड देम 6-7 टाइम्स बिफोर एग्जाम, और अब उसका ही शॉर्ट नोट्स हैं तो पॉकेट नोट्स। सो 6-7 टाइम्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। Examine the evolving pattern of center-state financial relations in the context of development. This is what various evolution that we have mentioned. So अगर हम ये वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट समझ पा रहे हैं तो हम क्यूईपी भी समझ पाएंगे। एक बार उसके वीडियोस देख लो क्यूईपी वाला पार्ट के लिए, अगर समझ में आएगा तो अपन एनरोल कर सकते हैं। बट कुछ-कुछ काम देता हूँ उसमें, मतलब ऐसा नहीं बनेगा। अभी इतना सब बन नहीं पाएगा, ये तो मेरे को मानना है, बट सिंगल लाइन तो बनेगी। दिस विल गिव यू इन हेल्पिंग यू इन रिकॉलेबिलिटी। This is what India-Africa digital partnership in achieving. This is what the evolution of relationship of India-Africa. इसको भी अगर हम बार-बार पढ़ लेते काम हो जाता अपना। यही वो वैल्यू एडिशन है जिसकी मैं बात करता हूँ।